वेलकम बैक टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। तो आपकी पीटी परीक्षा, वीडियो परीक्षा और अन्य परीक्षाओं के लिए ये है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए, आप लोग टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज के बारे में सारी जानकारी और PDF शेयर की जा रही है। इसके अलावा अन्य बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आप वेबसाइट www.studyvigyanprakash.com पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैव विविधता शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? जैव विविधता, इसके लिए जो इंग्लिश शब्द होता है क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी। इसको आप जानते ही हैं। तो बायोडाइवर्सिटी जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? ये प्रश्न थोड़ा सा विवादित है। वैसे यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है उसमें से सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, वाल्टर जी रोजन, और यही सर्वमान्य भी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 1980 में E.A. नोर्स और I.E. मैकमेनस के द्वारा भी इस शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन जो मान्यता मिलती है वह वाल्टर जी रोजन को मिलती है। 1985 में इन्होंने बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो देखना शुरू कर दिया है तो प्लीज़ एक बार इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी, जो लोग पेट या फिर UPSSC की कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता का मतलब क्या होता है? जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? देखिए आपके ऑप्शन है। इसका अर्थ किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या से है। इसका अर्थ किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पतियों की संख्या से है। इसका अर्थ किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों और वनस्पतियों की संख्या से है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा विकल्प। तीसरा विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? भारत का क्या स्थान है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक है 43। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। कुल कितने देशों पर यह रैंक जो जारी की गई है? तो कुल 55 देश हैं इसमें। और इसमें जो पहला स्थान मिला है वो किसको मिला है? संयुक्त राज्य अमेरिका को मिला। दूसरा स्थान मिला है यूनाइटेड किंगडम को। तीसरा स्थान मिला है जर्मनी को। भारत का जो कुल IP स्कोर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्कोर, यह 38.4% से बढ़कर कितना हो गया है? 38.6%। कुल 55 देशों पर जारी यह जो सूचकांक है 2022 में, इसका 9वां संस्करण जारी किया गया। कौन जारी करता है? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए कि हुरून इंडिया वेल्थ के द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में कोरोना महामारी के दौरान भारत में करोड़पति परिवारों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो कोरोना एक ऐसा समय था, अच्छे लोग बर्बाद हो गए और बहुत सारे बर्बाद लोग आबाद भी हो गए थे। बहुत सारे ऐसे बिजनेस थे जो कि खूब चले उस समय। तो यहाँ पर उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है कि हुरून इंडिया वेल्थ के द्वारा जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक कोरोना काल 2021 में भारत में करोड़पति परिवारों की संख्या में 11% की वृद्धि हुई थी। तो ये काफ़ी आशाजनक है, लेकिन फिर भी यह सत्य है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट। और एक बात और याद रखिएगा कि हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसको आप लोग कहते हैं EIU, के द्वारा जो डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी हुआ था उसमें भारत जो है वो 46वें स्थान पर है। ठीक है। बताइए कि युवा गणितज्ञों का रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? युवा गणितज्ञ का मतलब ये जो पुरस्कार होता है ये 45 वर्ष से कम आयु के जो गणितज्ञ होते हैं उनको प्रदान किया जाता है। और रामानुजन पुरस्कार 2021 ये प्रदान किया गया था नीना गुप्ता को। ऑप्शन बी करेक्ट है। ये हैं नीना गुप्ता, जो कि कोलकाता का जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है उसमें गणितज्ञ हैं। और रामानुजन पुरस्कार स्टार्ट कब से हुआ था? 2005 से। यह पुरस्कार 45 वर्ष से कम आयु के गणितज्ञों को दिया जाता है। तो ये नीना गुप्ता हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बताइए कि बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास कोबरा वॉरियर 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ। एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था। सही जवाब है ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम के वेडिंगटन में। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इसमें किसने किसने प्रतिभाग किया था। यूके ने किया था, स्वीडन ने किया था, सऊदी अरब और भारत ने और बुल्गारिया ने। आयोजन हुआ था 6 से लेकर 27 मार्च 2022 तक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलीट फोर्स का गठन किया। मरीन एलीट फोर्स का गठन किया गया था तमिलनाडु के द्वारा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। तमिलनाडु ने यह जो कदम है मन्नार की खाड़ी में समुद्री वन्यजीव अपराधों से निपटने के लिए उठाया था। और ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आप रट लेना, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी कि रूसा योजना को एक्सटेंड कर दिया है कब तक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 31 मार्च 2026 तक। ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। तो नए चरण में कुल 1600 नई परियोजनाएं भी शामिल की गई हैं। इसमें कुछ परियोजनाएं ऐसी हैं जो कि NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कुछ चरण ऐसे हैं जिनको लागू करने में सहायक होंगी। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला था। देखो प्रश्न क्या है, यहाँ पर बेस्ट फिल्म के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है फिल्म ऑफ द ईयर के बारे में। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 फिल्म ऑफ द ईयर बनी थी पुष्पा द राइज। ऑप्शन सी करेक्ट है। और बेस्ट फिल्म कौन सी चुनी गई थी, शेरशाह चुनी गई थी बेस्ट फिल्म। आपको बता दें कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और आईफा अवार्ड में तीनों में बेस्ट फिल्म बनी थी शेरशाह। और तीनों में बेस्ट एक्ट्रेस जो बनी थी उनका नाम है कृति सेनन। मिमी फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर के तौर पर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में और फिल्म फेयर में रणवीर सिंह, फिल्म का नाम था 83। और जो आईफा अवार्ड था उसमें जो बेस्ट एक्टर बने थे, कौन बने थे, ये बने थे आपके जो आए थे ना, वो वाली फिल्म आई थी आपका सर्जिकल स्ट्राइक वाली, तो उसके जो हीरो थे विकी कौशल। तो बेस्ट एक्टर बने थे आईफा अवार्ड में विकी कौशल सरदार ऊधम सिंह मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस बनी थी कृति सेनन, बेस्ट फिल्म बनी थी शेरशाह। ये आईफा अवार्ड की बात मैं कर रहा हूँ जिसका आयोजन अबू धाबी में किया गया था। और यहाँ पर देख सकते हैं आप फिल्म फेयर के बारे में। फिल्म फेयर जो पुरस्कार हुआ था, फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला था रणवीर सिंह को 83 मूवी के लिए। कृति सेनन बनी थी बेस्ट एक्ट्रेस मिमी मूवी के लिए, बेस्ट फिल्म बनी थी शेरशाह। और अगर हम बात करें यहाँ पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में, तो फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा द राइज, बेस्ट फिल्म शेरशाह, बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन मिमी के लिए। तो यहाँ पर मैंने दादा साहब फाल्के, फिल्म फेयर, आईफा के साथ साथ ऑस्कर को भी शामिल कर लिया है ताकि एक कंपैरेटिव स्टडी आप लोग कर पाए। तो बात कर लेते हैं इसी समय ऑस्कर अवार्ड के बारे में। ऑस्कर अवार्ड 2022 बेस्ट फिल्म चुनी गई थी कोडा। बेस्ट एक्टर बने थे विल स्मिथ किंग रिचर्ड मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था जेसिका चेस्टेन को द आइज ऑफ टेमी फेई के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर बनी थी जेनी कैम्पेन द पावर ऑफ डॉग मूवी के लिए। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में बना है, बताइए। हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क ये बना है मंडी जिले में। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसका उद्देश्य क्या है, जो जंगली जड़ी बूटियाँ होती हैं उसका संरक्षण करना। बताइए कि मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 प्रदान किया गया था दिया मिर्जा और अफरोज शाह को। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना। जुलाई 2022 में सामाजिक न्याय के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। और यह पुरस्कार कौन देता है, हार्मनी फाउंडेशन, जो कि सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड की मेज़बानी करता है। कौन करता है, हार्मनी फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन है,
किसके प्रतिवेदन और अनुशंसा के आधार पर 1860 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, वुड डिस्पैच रिपोर्ट। ऑप्शन ए करेक्ट है। वुड डिस्पैच रिपोर्ट ये कब आया था बताइए? 1854 में आया था, और इसी रिपोर्ट के आधार पर 1860 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। आपको बता दें कि सर चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए 1854 में 1854 में तत्काल गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा। इसे वुड डिस्पैच कहा जाता है। इसमें कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा जो होगी वो मातृभाषा में होगी, लेकिन उच्च शिक्षा जो होगी वो अंग्रेजी में होनी चाहिए। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार हुई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो माउंटबेटन योजना जब स्वीकार हुई थी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ लंबे विचार विमर्श के बाद 3 जून 1947 को भारत को 2 देशों में विभाजित करने की योजना का खाका पेश किया था। इसी योजना के आधार पर भारत को अंग्रेज़ों से मुक्ति मिली, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के रूप में अलग हो गया था। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश से ली गई है? न्यायिक पुनरीक्षण की जो संकल्पना है जुडिशियल रिव्यू की, यह अमेरिका से ली गई है। USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ली गई है। जुडिशियल रिव्यू, आपको बता दें कि न्यायिक पुनरावलोकन, इसको न्यायिक पुनर्विलोकन भी कहते हैं और न्यायिक पुनरीक्षण भी कहते हैं। ये प्रक्रिया क्या होती है? तो उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके अंतर्गत कार्यपालिका के कार्यों तथा कभी कभी विधायिका के कार्यों की न्यायपालिका द्वारा पुनरीक्षा यानी कि रिव्यू का प्रावधान है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत का जो स्पष्ट उल्लेख है वो नहीं किया गया है, लेकिन इसका जो आधार है वो है अनुच्छेद 13(2). ये बिल्कुल रट लेना कि जो आपका जुडिशियल रिव्यू होता है उसका आधार क्या है। ये है आर्टिकल 13(2), आर्टिकल 32, 226, 131, 243 और न्यायाधीशों द्वारा संविधान के संरक्षण की शपथ। इसी के आधार पर न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है तो बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। बताइए कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम को संसद ने पारित किया था 1976 में। ऑप्शन सी करेक्ट है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिए। कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? प्रणीता, घाटप्रभा, पूर्णा या फिर मंजरा? तो कृष्णा नदी की कई सारी नदियां हैं जो कि सहायक नदियां हैं, और इसमें एक है घाटप्रभा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए कुडाली, वेना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा और मूसी और भीमा, ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदियों में आती हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा युग्म गलत है? अहोम राजवंश ये संबंधित था असम से। गजपति राजवंश का संबंध है उड़ीसा से। सरकी राजवंश का संबंध है जौनपुर से, तो यहाँ पर यही युग्म यहाँ पर गलत है। मेवाड़ राजवंश का संबंध है राजस्थान से, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बताइए कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के मुताबिक भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित है? क्षेत्रफल के बारे में बात हो रही है, प्रतिशत के बारे में बात करेंगे तो आंकड़े बदल जाएंगे। क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, इसके पहले ये जो रिपोर्ट आई थी 2017 में आई थी, 2 साल पर रिपोर्ट जारी होती है। तो 2019 के अनुसार भारत के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र हैं। लगभग देखा जाए तो 25% से ज़्यादा जो वन हैं 25% से ज़्यादा है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। कुल क्षेत्रफल कितना है? 77,493 वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल रट लो इसको, 77,493। 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। और देखो ये जो वीडियो आप देखते हो, अगर चाहते हो कि सारी चीज़ें आपको बिल्कुल याद रहें तो एक बार आपने अभी वीडियो देख लिया,
अब एक बार एक काम और करना कि कल सुबह जब नाश्ता कर रहे होंगे या आज रात जब सोने जाना, तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर लो। बस एक बटन क्लिक करोगे, पहुंच जाओगे वीडियो पे, और फिर इसको प्ले करके इसका ऑडियो सुनते हुए आराम से, मतलब इसका ऑडियो जो है आराम से सुनना, तो सारे प्रश्न आपके रिवाइज हो जाएंगे और फिर कभी भूलेंगे नहीं। तो कोई भी वीडियो हो उसका लाभ अगर लेना है तो उसको 2-3 बार आपको देखना चाहिए, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसको लिख लेना चाहिए, क्योंकि सारे फैक्ट एक बार में याद नहीं हो पाते हैं। अगर प्रश्न आएगा कि वन क्षेत्र के प्रतिशत के हिसाब से कौन सा राज्य प्रथम है, तो ये हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 84.53 लगभग 84.5% जो है वो वनाच्छादित है। और इसी के साथ आपके लिए ये अंतिम प्रश्न है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। हड़प्पा स्थलों पर, अच्छा जो लोग जो एनसीईआरटी की सीरीज में पढ़ा रहा हूँ, तो जो लोग उसको देख रहे होंगे वो लोग इसका उत्तर फटाफट दे देंगे। हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे। क्या हुआ था उस समय, आपको याद है ना, पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और उस समय उनको ईंटों की आवश्यकता हुई थी। थोड़ी दूर पर उन्होंने जब खुदाई की तो बहुत सारी ईंटें उनको मिलने लगी, तो वो उन ईंटों को उखाड़ कर ले गए और रेलवे की पटरियाँ बना डाले। बाद में पता चला कि यह तो एक नगर है, और फिर जाके वहाँ पर जब खुदाई होती है तब जाके हड़प्पा के नगरों के बारे में पता चला। वैसे हड़प्पा के बारे में कुछ चीज़ें मुझे बहुत ही दिलचस्प लगती हैं, जैसे कि आप जानते हैं जो हड़प्पा नगर थे वो सबसे पहले आता है ना हड़प्पा की जो सभ्यता है, उसके बाद जो वैदिक सभ्यता है, फिर उसके बाद का इतिहास आता है। तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, लेकिन वैदिक सभ्यता से हमें इतिहास का ज्ञान मिलता है। हड़प्पा के बारे में हमें कोई भी इतिहास कुछ भी पता नहीं है, जबकि ये माना जाता है कि ये नगरीय सभ्यता थी, काफ़ी उन्नत सभ्यता थी। एक प्रश्न मेरे दिमाग में आता है, इसका उत्तर अगर आपको लॉजिकली मतलब लग रहा हो कि ये इसका उत्तर हो सकता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वो ये कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वैदिक सभ्यता के बारे में हमें जानकारी तो मिल जाती है, लेकिन जस्ट उसके पहले जो सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। न राजा का नाम पता चलता है, ना तो कोई इतिहास पता चलता है, जबकि वैदिक सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता अधिक उन्नत थी मानी जाती है। तो बिल्कुल शून्य कैसे हो गया, मतलब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो ऐसा है जो इतिहासकार मिस कर रहे हैं। वो चीज़ अगर सामने आए तो वाकई बहुत ही दिलचस्प और कुछ नए फैक्ट हमें पता चलेंगे। तो वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। और फटाफट मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। और हाँ, पढ़ते रहिएगा, रिवीजन इसका ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।